हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारा जैव प्रक्रम का दूसरा चैप्टर है जो कि आपके बायोलॉजी बुक से है। तो जिस बच्चे को भी पाचन में प्रॉब्लम होता होगा तो आज के बाद इस वीडियो से आपको कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पादप में पढ़े थे कि पोषण की कैसे कौन कौन सी विधि है और कैसे होता। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता। अब जंतु का बात करें तो जंतु दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय कहने का अर्थ है कि जिसका शरीर एक कोशिका से बना हो, और बहुकोशिकीय कहने का मतलब है कि जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से मिलकर बना हो। जैसे अगर मनुष्य बोले तो मनुष्य का शरीर जो है खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है, और एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक कोशिका होगा जिसको कि हम अपनी आंख से नहीं देख सकते। तो पहले हम लोग जानेंगे कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण कैसे होता है। पोषण मतलब वो भोजन अपना ग्रहण कैसे करते हैं, कैसे भोजन का पाचन होता है। तो एक कोशिकीय जीव में हम लोग पढ़ते हैं अमीबा को। अमीबा, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे कि अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो पहले अमीबा के बारे में कुछ जान लेते हैं कि अमीबा का आकार क्या होता है। तो अमीबा का आकार कोई भी आकार नहीं होता, इसका आकार अनिश्चित होता है। किसी भी तरह बना दीजिए, यह आपका क्या बन गया, अमीबा, क्योंकि यह अपना आकार बदलते रहता है। अब हम लोग जानेंगे कि अमीबा में भोजन कैसे होता है। तो एक कोशिकीय जीव जैसे बात करें तो इसमें भोजन के ग्रहण करने की तीन विधि है। पहला तो है अंत ग्रहण, अंत ग्रहण। दूसरा है पाचन, और तीसरा हो जाता है बहिष्करण। बहिष्करण, तो ये तीन विधि से एक कोशिकीय जीवों में भोजन का पाचन होता है। क्योंकि इसका शरीर ज़्यादा बड़ा है नहीं तो इसीलिए इसमें ज़्यादा क्रिया नहीं होता। अब अंत ग्रहण क्या होता है कि भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं अंत ग्रहण। उसके बाद पाचन, पाचन किसको कहते हैं, तो जो जटिल है उसको सरल में और घुलनशील को घुलनशील में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, पाचन। और पचे हुए बेकार पदार्थ को बाहर निकाल देंगे तो उसको कहेंगे बहिष्करण। तो अमीबा में अगर भोजन के पाचन की विधि बोले तो मान लीजिए ये कोई आपका क्या अमीबा, और यहाँ पर भोजन है इसका, और इसके बीच में क्या होता है, अमीबा के बीच में केंद्रक। ये क्या है, भोजन, भोजन। और ये जो मुंह खुला हुआ है ये दोनों को ही मिला के क्या बोलता है, कूटपाद, कूटपाद। तो पहले अगर अमीबा कहीं पर अगर भोजन है तो पहले उसका मुंह उधर बनेगा जिधर भोजन है। तो यहाँ देखिए मुंह तो वही रहेगा, है ना। इस बार भोजन कहाँ आ गया, यहाँ। अब धीरे धीरे अमीबा इस भोजन को क्या कर लेगा, अपने अंदर कर लेगा। अब भोजन कहाँ आ गया, यहाँ। तो भोजन के चारों ओर एक द्रव पाया जाएगा जिसको कहते हैं भोजन रसधानी। अब इसके बाद जो अमीबा में भोजन पच जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो इस क्रिया के द्वारा अमीबा में क्या आ गया, भोजन का पाचन। अगर कहे अमीबा में भोजन का पाचन दर्शाएं तो इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट है तो आप लोग लिखना चाहें तो नोट में लिख सकते हैं। तो पहला लिखिएगा कि अमीबा में भोजन ग्रहण कूटपाद विधि द्वारा होता। दूसरा आ जाएगा अमीबा का आकार अनिश्चित होता। अगर अमीबा से आपके क्वेश्चन बनते तो इतना है कि अमीबा किस विधि द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, तो कौन विधि, कूटपाद। और अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित। और अमीबा एक कोशिकीय जीव। तो ये तो हो गया एक कोशिकीय जीव में भोजन का पाचन। अब हम लोग जानेंगे बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय में किसका जानना है, तो मनुष्य का। तो बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो भोजन है कितने विधि से ग्रहण करते हैं और उसको कैसे पचाते हैं। तो जैसे एक कोशिकीय जीव में तीन विधि था, अंतःग्रहण, पाचन और बहिष्करण।
अब हम लोग बहुकोश किए हैं तो इसमें पाचन की 5 विधि हो जाएगा। पोषण की क्या विधि? 5 विधि। तो पहला होगा अंतग्रहण, अंतग्रहण। इसका दूसरा हो जाएगा पाचन। तीसरा जो इसका बनेगा वो होगा आपका अवशोषण, अवशोषण। और चौथा जो होगा इसका स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और पांचवा जो बनेगा इसका वो हो जाएगा बहिष्करण। तो अगर बड़े जीवों की बात करें तो इसमें जो पोषण होता है इन्हीं 5 विधि द्वारा ग्रहण होता है। अब अंतग्रहण किसको कहते हैं? तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो अंतग्रहण लिख के देख दीजिए। वहां लिखिएगा भोजन को ग्रहण करने की विधि को क्या कहेंगे? अंतग्रहण। भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता? भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अंतग्रहण। पाचन, यहां से पाचन का डिफिनेशन बहुत बार पूछा जाता है कि पाचन क्या है। तो इसमें लिखिएगा घुलनशील को, घुलनशील को घुलनशील में तथा जटिल को सरल रूप में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो पाचन का डिफिनेशन अगर पूछे क्या है तो जटिल और घुलनशील को घुलनशील में, जटिल को सरल में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी हम लोग जो भोजन खाते हैं वो कैसा रूप हो रहता है? जटिल। लेकिन हमारे जब पेट में हुआ जाता है तो उसको बहुत सारे टुकड़े में तोड़ा जाता है और उसमें जो हम लोग पोषक तत्व खाए हैं उसको निकाला जाता है। तो यहाँ समझ गए भोजन को ग्रहण अंदर लेने की विधि को ही क्या कहेंगे? अंतग्रहण। और इसमें जो जटिल है उसको सरल में और घुलनशील को घुलनशील में बदलेंगे उसको क्या कहते हैं? अवशोषण, सॉरी पाचन। अब अगर कोई अवशोषण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जैसे हमारे अवशोषण का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। तो अभी आप लोग सिर्फ जानिए कि छोटी आंत में होता है, क्योंकि इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल से जानेंगे कि छोटी आंत में कैसे होता है। तो यहाँ तक जानिए कि छोटी आंत जो बना होता है हमारे शरीर में, इस तरह उसमें संरचना होता है, बहुत सारा इस तरह उंगली जैसा संरचना होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन जो होता है हमारे छोटी आंत में होता है, लेकिन भोजन का पाचन शुरू हमारे मुंह से हो जाता है। तो यहाँ पर छोटी आंत में उंगली जैसी संरचना बनी होती है। जो भोजन हम लोग खाए हैं उसमें पोषक तत्व मौजूद है। तो जब भोजन पच जाता है तो उसमें जो पोषक तत्व है इसके द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? रक्त में। तो इसका नाम है विलाई या रसांकुर, रसांकुर या इसी को कहते हैं विलाई, विलाई या रसांकुर। तो छोटी आंत में कैसी होती है? उंगली जैसी संरचना जो पचे हुए पोषक तत्व को खींचकर कहाँ भेज रहा है? रक्त में। और रक्त इसमें क्या होता है? बहते रहता है। और हमारे शरीर में बहुत सारा कोशिका है। अब जिस कोशिका को जिसका जरूरत होता है वह उस पोषक तत्व का क्या कर लेता है? उपयोग। तो अवशोषण समझ गए कि पचे हुए भोजन से पोषक तत्व को रसांकुर के माध्यम से रक्त में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। तो लिखिए आप लोग स्वांगीकरण। तो बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। उसमें लिखिएगा कि पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को रसांकुर के द्वारा अवशोषित कर रक्त में पहुंचाने की विधि को अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण आपका हो गया होगा क्लियर, है ना। इसमें क्या कर रहे हैं? ग्रहण। इसमें भोजन को तोड़ रहे हैं और तोड़ने के बाद जो पोषक तत्व मिला उसको खींच के कहाँ में जा रहा है? रक्त में। खींचना ही क्या है? अवशोषण। अब है स्वांगीकरण। अब रक्त में तो चल गया, रक्त हमारे पूरे शरीर में क्या कर रहा? दौड़ रहा। अब जिस कोशिका को जिसका जरूरी है उस पोषक तत्व वो क्या करेगा? उपयोग। तो यहाँ लिखिएगा कि पोषक तत्वों
को कोशिकाओं के द्वारा उपयोग करना क्या कहलाएगा? रसांकुर। उसके बाद आपका आता है बहिष्करण। बहिष्करण उसको कहेंगे यानी जब सब विधि हो गया, इसमें जो बेकार पदार्थ बचेगा। अब हर एक चीज़ में बेकार पदार्थ होता है ना, जैसे हम लोग अगर गेहूं पिसवाने जाते हैं तो उसमें भी बेकार होता है जो चोकर निकलता है। तो उसी तरह हम लोग जो खाना खाए हैं, सारा खाना ही सब उपयोगी नहीं है, उसमें कुछ बेकार पदार्थ होता है। तो वही जो पचे हुए भोजन से जो बेकार पदार्थ बचता है उसको कहाँ कहते हैं? बाहर निकालते हैं। तो यहाँ लिखिएगा बहिष्करण में कि पाचन क्रिया द्वारा बने बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की विधि को क्या कहते हैं? बहिष्करण। तो यही 5 विधि द्वारा हम लोग में क्या होता है? पोषण कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं इससे आगे। तो अब हम लोग जानेंगे आहार नाल। आहार नाल कहते हैं किसको? यानी पाचन क्रिया में हमारे शरीर का जो भी अंग सहायक होता है वह आहार नाल से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो आहार नाल की कुल लंबाई, पहला क्वेश्चन बनता है कि आहार नाल की लंबाई कितनी है? 8 से 10 मीटर। अब 8 से 10 मीटर का अर्थ क्या है? यानी अलग अलग जीवों में आहार नाल की लंबाई अलग अलग होगी। अगर जीव शाकाहारी है तो उसमें आहार नाल की लंबाई क्या होता है? बड़ा, यानी उसमें 10 मीटर तक। और जो मांसाहारी जीव है उसमें आहार नाल का लंबाई क्या होगा? कम, यानी उसका 8 मीटर, 9 मीटर, 9.5 मीटर इस तरह हो सकता है। तो याद रखिएगा कि आहार नाल किसमें ज़्यादा बड़ा होगा? शाकाहारी जीव में, और मांसाहारी जीव में आहार नाल छोटा होता है। तो आहार नाल शुरू कहाँ से होता है? तो देख सकते हैं कि आहार नाल का पहला भाग कौन आ गया? मुख गुहा। अब मुख गुहा की बात करें तो यह हमारे शरीर का सबसे आगे यानी सबसे पहला भाग है आहार नाल का। तो मुख गुहा किसको कहेंगे? हमारे मुंह जो है वही क्या कहलाता है? मुख गुहा। उसके बाद आता है ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो ये सब के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है अभी तक जो भी आप लोग पढ़ें वो आपको पूरा समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्लास होने वाला है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है।